दोस्तों हमें जब शाम में हल्की भूख लगती है तो हमें हल्दीराम के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन या मिठाई। अगर कोई मेहमान हमारे घर पर आते हैं तो एज अ स्नैक्स हम उनको भी हल्दीराम्स के ही प्रोडक्ट देते हैं। इवन अगर हम मार्केट भी जाएं तो हमें स्नैक्स के जगह पर हल्दीराम ब्रांड ही याद आता है, क्योंकि ये इंडिया का फेवरेट है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि ये इंडिया की ब्रांड है, लेकिन तब भी ये विदेशी कंपनी जैसे KFC, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर देने वाली कंपनी। तो जी हाँ, आज हम हल्दीराम बिजनेस केस स्टडी के बारे में ही बात करेंगे। सबसे फर्स्ट बात करेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ दिस कंपनी की कंपनी कौन से स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रही है और आप इनके स्ट्रैटेजी से अपने बिजनेस में क्या चेंज कर सकते हो। सेकंड बात करेंगे इस कंपनी की फ्रेंचाइजी के बारे में कि अगर आपको हल्दीराम कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। थर्ड जानेंगे कंपनी हम जैसे नॉर्मल बिजनेस करने वालों को क्या मैसेज देती। फोर्थ पॉइंट में जानेंगे कि इस कंपनी ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपने बिजनेस को ग्रो करने में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आइयो सब्सक्राइब करके वीडियो देखने का। मैं सच्ची बोल रही हूँ, तुम्हारा ही फायदा है। मैं तो वीडियो बनाऊंगी, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट हल्दीराम। दोस्तों हल्दीराम की जो कंपनी है वो 86 ईयर ओल्ड कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी राजस्थान के बीकानेर सिटी में। इस वक्त इस कंपनी की प्रोडक्ट सेलिंग जो है 80 कंट्री से ज्यादा है ग्लोबली। हल्दीराम कंपनी के फाउंडर हैं गंगा भीषण अग्रवाल। इनकी शादी 11 साल के एज में हो गई थी। ये एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस हल्दीराम कंपनी की शुरुआत हुई थी 1941 में, लेकिन इस बिजनेस को गंगा भीषण जी ने 1919 में ही शुरू कर दिया। अगर इस कंपनी के नेट वर्थ की बात की जाए तो ये कंपनी साल के 4000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में। दोस्तों हल्दीराम ने अपने खेलने कूदने की उम्र में अपने पापा की भुजिया शॉप पर काम करना स्टार्ट कर दिया। शॉप पर काम करना या भुजिया सेल करना वो तो एक बहाना था, लेकिन हमेशा से उनका ध्यान भुजिया बनाने की रेसिपी पर था, क्योंकि उस टाइम पे बीकानेर में भुजिया का बड़ा ट्रेंड था। हर कोई भुजिया सेल करता था और अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता था, जिसके वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन बिल्ड हो गया था। इसी कंपटीशन को किल करने के लिए या फिर इसी कंपटीशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हल्दीराम ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई। हल्दीराम की सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी भुजिया के इंग्रेडिएंट्स पर रिसर्च करना, क्योंकि वो देख रहे थे कि हर कोई उस टाइम पे एक ही वैरायटी का भुजिया सेल कर रहा है, तो उन्होंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा और इंग्रेडिएंट चेंज करने का सोचा। कुछ महीने और काफी रिसर्च के बाद अपने भुजिया को उन्होंने बेसन के जगह पर मूंग से बनाया, जिसके वजह से भुजिया काफी क्रिस्पी और काफी टेस्टी हो गया। हल्दीराम का सेकंड मेजर चेंजेस था, जहाँ पर लोग अपने भुजिया को 2 पैसे पर केजी के रेट पर बेच रहे थे, उन्होंने अपने भुजिया को 5 पैसे पर केजी के रेट पर सेल करना स्टार्ट किया, ताकि हल्दीराम के भुजिया को लोग एज अ ब्रांड देखें, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट समझें। हल्दीराम का थर्ड स्ट्रैटेजी था, उन्होंने अपने भुजिए का नाम डोंगर सेव रखा, क्योंकि उस टाइम पे बीकानेर में किंग रहा करते थे, एक राजा रहा करते थे, जिनका नाम था डोंगर सिंह। हल्दीराम उनसे इंस्पायर होके और एज अ ब्रांड उनके नाम को अपने भुजिया में रखने का सोच लिया। हालांकि उस राजा से इनके भुजिए का कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो राजा का नाम ही उनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ। और ये अपने में काफी गेम चेंजिंग वाला पॉइंट था, क्योंकि जहाँ पर लोग नॉर्मल बेसन वाले भुजिया सेल कर रहे थे, वहीं पर हल्दीराम अपनी ब्रांड भी बना चुके थे और अपने भुजिए के इंग्रेडिएंट्स में भी चेंजेस कर चुके थे, जिसके वजह से उनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था और लोग 5 पैसे के रेट पर भी भुजिए को खरीद रहे थे, जिस वजह से हल्दीराम के डोंगर सेव के मार्केट में आते ही कुछ ही दिनों में काफी अच्छे से ग्रो हुआ। उनकी सेल जो है वो आसमान छूने लगी और उनका भुजिया जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट का लीडर बन गया। देन हल्दीराम ने इस बिजनेस को एक मजबूत फाउंडेशन दिया, जो आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अब इस कंपनी की स्ट्रैटेजी और बिजनेस ग्रोथ यहीं पर नहीं रुकती। दैट मीन्स हल्दीराम के बाद हल्दीराम कंपनी को शिव किशन अग्रवाल ने हैंडल किया और इन्होंने उस कंपनी को उस मुकाम तक लेकर गए जहाँ तक किसी ने सोचा भी नहीं था। शिव किशन अग्रवाल हल्दीराम के पोते हैं। दैट मीन्स हल्दीराम कंपनी की तीसरी पीढ़ी। एंड ऑफ 1960 जब उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब तक उनका बिजनेस, उनकी फैमिली 3 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, बीकानेर, कोलकाता, नागपुर। उसमें से बीकानेर और कोलकाता का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर में शिव किशन अग्रवाल को काफी स्ट्रगल देखने को मिला। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नागपुर या फिर पूरे महाराष्ट्र में भुजिए का कोई ट्रेंड नहीं था। ऐसे में शिव किशन अग्रवाल ने सोच लिया कि वो मार्केट रिसर्च करेंगे, ये जानने के लिए कि महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा क्या चीजें खाना पसंद करते हैं। कई महीनों के कड़ी रिसर्च के बाद शिव किशन अग्रवाल को 2 रिजल्ट, 2 अपॉर्चुनिटी दिखे। फर्स्ट ये कि उस टाइम के महाराष्ट्र के लोगों को स्नैक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं थी,
तो शिव किशन अग्रवाल के दिमाग में आया कि वो अलग अलग तरीके के स्नैक्स भी मार्केट में ला सकते हैं। सेकंड, वहाँ के मार्केट में मिठाई नहीं थी। महाराष्ट्र में मिठाई के नाम पर लड्डू, पेड़ा, बालूशाही और कुछ गिने चुने मिठाई ही मिलते थे। देन उनके दिमाग में आया कि वो अलग अलग तरीके के मिठाई भी तो मार्केट में ला सकते हैं। दोस्तों, यही सब सोचकर शिव किशन अग्रवाल ने अपनी ओन स्वीट्स काजू कतरी महाराष्ट्र के स्वीट मार्केट में लॉन्च कर दी। अब जो कि महाराष्ट्र के लिए काजू कतरी काफी न्यू था, तो उस काजू कतरी के मार्केटिंग के लिए शिव किशन अग्रवाल ने लोगों को उस मिठाई का फ्री सैंपल देना स्टार्ट किया। उनके शॉप पर जो भी कस्टमर आते थे वो उन्हें फ्री सैंपल काजू कतरी देते थे। इस बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बहुत ही कम दिनों में नागपुर के मार्केट में काजू कतरी फेमस हो गया। और इस काजू कतरी का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा था जिसकी वजह से इसकी सेल जो है वो नागपुर में आसमान छूने लगी। देन काजू कतरी की इतनी बम्पर सेलिंग और सक्सेस के बाद शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर के लोगों को बीकानेर और कोलकाता के भी स्वीट्स और नमकीन वगैरह से इंट्रोड्यूस कराया। जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और टेस्टी फूड के तहत 3 सालों के अंदर अंदर शिव किशन अग्रवाल की जो सेल है वो 400% इंक्रीज हो गई। दोस्तों, ये उनके सक्सेस की तो शुरुआत ही थी, क्योंकि वो अपने बिजनेस के साथ मार्केट रिसर्च करते ही जा रहे थे और वो वहाँ के लोगों के टेस्ट को समझते जा रहे थे, जिसके चलते उनको ये पता चला कि नागपुर के लोगों को साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, जैसे इडली, डोसा। और उस टाइम पे ये जो फूड है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शिव किशन अग्रवाल ने अपना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी खोल दिया। धीरे धीरे जब उनके शॉप पर ज्यादा लोग आने लगे तो उन्होंने अपने मेनू में साउथ इंडियन डिशेस के साथ समोसा, कचौरी, छोले भटूरे भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके शिव किशन अग्रवाल ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी एक ब्रांड बिल्ड की, एक पर्सनालिटी डेवलप की और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ लोगों के दिल में जगह बनाई। हल्दीराम कंपनी के लिए शिव किशन अग्रवाल ने काफी हार्डवर्क किए और इस कंपनी को बहुत अच्छी ऊंचाई पर लेकर गए। लेकिन मनोहर लाल अग्रवाल ने शिव किशन अग्रवाल से भी ज्यादा हार्डवर्क करके हल्दीराम कंपनी को उस मुकाम तक लेकर गए जो काबिले तारीफ है। मनोहर लाल अग्रवाल अग्रवाल फैमिली के ही दूसरे मेंबर थे। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मनोहर लाल अग्रवाल ने भी 3 ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिस कंपनी के लिए गेम चेंजिंग था। फर्स्ट की 1980 में फूड के पैकेजिंग पर ज्यादा कोई हार्ड वर्किंग नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए सोचा। सेकंड स्ट्रैटेजी थी हल्दीराम्स के ही बहुत सारे स्टोर खुलवाना, जिससे उनकी सेल जो है वो आसमान छू सके। एक्चुअल में यही चीज हुआ भी। अगर आज की मेजर चेंजेस और स्ट्रैटेजी की बात की जाए, फर्स्ट इज ब्रांडिंग, क्योंकि ये कंपनी 86 ईयर ओल्ड है तो लोग इस पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, जिस वजह से इनकी जो सेल है वो रिकरिंग कस्टमर से आती है। सेकंड, एड या एडवर्टाइजमेंट। आपने हल्दीराम कंपनी के भी एडवर्टाइजिंग या एड्स वगैरह टीवी में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। एंड थर्ड, फ्रेंचाइजी ऑफ हल्दीराम, क्योंकि जब भी आप किसी शॉप पर जाते हो, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को खरीदते हो, तो वो एक फ्रेंचाइजी है हल्दीराम की। अब बात करते हैं, अगर आपको इस कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें कितना प्रॉफिट और कितना इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपको 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह मिलाकर स्टोर को ओपन करने के लिए। इंश्योर जरूर करें कि आपका जो शॉप है वो 400 से 1000 स्क्वायर फीट है। मेरे हिसाब से आपको मार्केट रिसर्च कर लेना है लोकेशन के लिए, लेकिन आपको कस्टमर बेस की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इंडिया में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा डिमांड है। आप रिसर्च करके भी देख सकते हो। फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह और भी चीजें आपको रिक्वायर हो सकती हैं। आपको कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद पता चलेगा। कंपनी को कांटेक्ट करने के 2 मेथड्स है। या तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट haldiramfranchisee.in पर जाकर उनको मेल कर सकते हो, या फिर आप कॉल भी करके बात कर सकते हो। एंड देन अगर आपके आसपास हल्दीराम की शॉप है, उनसे भी बात कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। अगर हल्दीराम प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप फ्रेंचाइजी के आउटलेट्स में मिठाई, नमकीन, भुजिया, आइसक्रीम, चॉकलेट, पापड़ और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हल्दीराम कंपनी हम जैसे नॉर्मल लोगों को क्या मैसेज देती है। सो फर्स्ट इज क्रिएटिविटी। वैसे तो हर बिजनेस में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस के आसपास काफी कंपटीशन है, वहाँ पर आपका क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस की क्रिएटिविटी आपको भीड़ से या फिर कंपटीशन से एकदम अलग कर देती है और आपको एक ब्रांड प्रोवाइड करती है। सेकंड पॉइंट है मार्केट रिसर्च। ये मार्केट रिसर्च बिजनेस करने से पहले और बिजनेस करने के बाद भी करना ही चाहिए और अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हल्दीराम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई है, सेव है, भुजिया है, नमकीन है, जितने भी प्रोडक्ट्स हम परचेस करते हैं, ये हर प्रोडक्ट का अपडेट वर्जन है। दैट मीन्स ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं अभी इस टाइम पे, यही प्रोडक्ट 1960 में तो नहीं होगा, 1990 में भी नहीं होगा, 1946 में भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और उस टाइम पे और मोटी मोटी नमकीन मिला करती थी। थर्ड पॉइंट है कस्टमर
रिसर्च। आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, मार्केट तो रिसर्च कर लेते हैं लेकिन हम अपने कस्टमर को रिसर्च नहीं कर पाते, उनका टेस्ट क्या है या उनकी नीड एंड वांट क्या है। तो कस्टमर रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उन्हीं के बेस पर उनको प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है। देन एक बार जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, आपको लोग जानने लगेंगे, उसके बाद आप अपना सैंपल या फिर आइडिया अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंड करूंगी कि विदाउट रिसर्च आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट ना करें, किसी भी बिजनेस में पैसे ना डालें। आजकल तो लोग गाड़ी, घर, जमीन, बिजनेस हर चीज में बिना सोचे समझे पैसे लगाते, और जब लॉस होता है तो बैठ कर रोते भी हैं। तो रोने से अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, किसी के बोलने पे बिल्कुल भी मत जाएं। किसी भी चीज के लिए अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं तो वेल डन। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट। अब हल्दीराम की जो कंपनी है वो उनकी पीढ़ी संभाल रही है, दादा, पोता, बेटा, इस तरीके से। लेकिन हमारे आसपास भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जैसे कोई कंपनी या फिर बिजनेस है, उसी को ही मिलकर पूरे घर के लोग हैंडल करते हैं, और ये एक नॉर्मल सिस्टम है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सिंगल बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है बिल्ड अ ब्रांड। अब ब्रांड का मतलब होता है आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर से अच्छा बिहेव करके, अच्छी सर्विस देकर एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट अगर बोला जाए तो ब्रांड का मतलब ही होता है इमेज बनाना। जैसे मार्केट में बहुत सारे नमकीन एंड स्नैक्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्या हल्दीराम को कोई टक्कर दे पाया? बात करते हैं इस कंपनी के कुछ चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, हल्दीराम की जो कंपनी है वो उनके घर की पीढ़ी ही संभाल रही है। दैट मीन्स इस कंपनी को उन्हीं के घर के लोग संभाल रहे हैं। अब इस फैमिली में ज्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ डिसीजन थे जो आईपीओ लॉन्च होने से पहले लेने थे, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अगर हम अपने आसपास के सर्कमस्टेंस को देखें तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना, जैसे घर के बिजनेस में घर के छोटे, घर के बड़ों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर सैलरी की बात की जाए तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, क्योंकि सैलरी जो होता है वो परफॉर्मेंस बेस होता है। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फैमिली मेंबर आपके घर के बिजनेस को ग्रो करने में उतना सेटिस्फाइड नहीं है तो प्लीज उनके जगह पर एम्प्लॉय हायर करें, क्योंकि बिना मन के काम करने से अच्छा है आप काम करो ही मत। जो आप एम्प्लॉय हायर करोगे वो आपसे बेटर वर्क करके देगा आपको, क्योंकि वो उसके पसंद की जॉब है। एंड देन फिफ्थ पॉइंट, अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को ही ग्रो कर रहे हैं तब भी आपको साइड इनकम जनरेट करने के 1 से 2 ऑप्शंस रखने ही रखने हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।